दिल्ली की राजनीति में आज बड़ा बवाल देखने को मिला है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनने और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया था। अरविंदर सिंह लवली के बाद इस्तीफे के कारण दिल्ली कांग्रेस की कलह अब सामने आ गई है। इसके चलते कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर बगावत देखने को मिली है। लवली ने कन्हैया का नाम नहीं लिया, लेकिन बाहरी कहकर उन पर और उदित राज पर हमला बोला है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कन्हैया का उम्मीदवार घोषित होने के बाद आज एक बड़ा चुनावी कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के खिलाफ बयान देते नजर आए। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन का समय पोस्टर सामने आते ही इस पोस्टर में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ कन्हैया कुमार की तस्वीर लगी थी। इसके अलावा अन्य नेता उस तस्वीर में नहीं दिखे, जिसके चलते आंतरिक तौर पर कन्हैया की उम्मीदवारी की आलोचना होने लगी थी। और आज जब अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया तो यह बगावत सामने आ गई। बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कन्हैया के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से किसी लोकल ही कैंडिडेट बनाना चाहिए, न कि किसी बाहरी आदमी को मौका देना चाहिए। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के पीछे की वजह आपके साथ गठबंधन और उसके अलावा कन्हैया कुमार भी एक फैक्टर है। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। मैं अपने केवल ऑफिस और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स MLA आज मुझे मिल गए। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलते और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। मैं अपने केवल ऑफिस और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से NP सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर चौधरी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राकेश सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनुराग नेहटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनसे पहले बुधवार को राजकुमार चौहान, जो शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वजह एक ही, दीपक बावरिया। देखिए, ये वजह तो आप बता रहे हैं कि दीपक बावरिया जी वजह हैं, लेकिन इसकी वजह, इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी है। जो लवली जी हैं उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। 2017 में भी वो भाजपा में गए थे 10 महीने के लिए। उसके बाद भी कांग्रेस ने उनको दिल्ली जैसे प्रदेश का अध्यक्ष का पदभार दिया, उनको वो काम करने का मौका दिया। लेकिन नियत में अगर खोट हो तो फिर कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता, और वो आज उन्होंने दर्शा दिया। पिछले 10 साल से उनको कई मौके दिए गए। 10 साल वो सरकार में रहे। शीला दीक्षित जी की 10 साल से ज्यादा ही रहे। बाद में भी दिल्ली के कई पदों पर रहे। तो इतने सालों में उन्होंने दिल्ली मजबूत नहीं की। लेकिन दीपक बावरिया ने जब नीचे से कांग्रेस में मजबूत करना शुरू करी तो इनको तकलीफ होने लगी। बोलते हैं नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अरे, नियुक्ति का अधिकार तो सबको है, लेकिन आप सही कार्यकर्ता को अगर नियुक्त करेंगे तो आपको अधिकार भी मिलेगा।
लेकिन पीछे से हाथ बीजेपी से मिलाएंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। हुआ भी यही है, बीजेपी से उनके हाथ मिले हुए हैं, आज नहीं कल स्पष्ट हो जाएगा। और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पैसे भी करके खरीदो बेचो हो जाए और जितनी सीटें अपने पाले में आ जाए वो पूरी कोशिश वो करेंगे और उनको करना भी चाहिए, राजनीति का नियम है। लेकिन कांग्रेस के साथ रहकर जिन्होंने सालों तक कांग्रेस का उपयोग करा, पद का, गरिमा का, प्रतिष्ठा का, वो लोग आज आखिर के काम साबित हो रहे हैं, ये दुखद बात है। और दिल्ली प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जो प्रदर्शन और ये सब कैसे होते हैं सबको पता है। नहीं, उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बिल्कुल सच हैं। उन्होंने उसमें लिखा है कि जो आम आदमी पार्टी पहले कांग्रेस को झूठी भ्रष्टाचारी बोलती थी, कांग्रेस ने उसी के साथ गठबंधन कर लिया। एक तो इस बात से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निराश थे, दूसरा बाहरी लोगों को आपने टिकट दे दिया, इस बात से निराश थे, तीसरा दीपक बावरिया ने कहा उनसे कि जो नेता मेरे खिलाफ हैं उनको पार्टी से निकाल दो। ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, दीपक बावरिया जी पे जो आरोप लगा रहे हैं वो तो झूठे हैं। ये तो बहुत साफ और स्पष्ट है कि उनके जैसा जो ईमानदार नेता है वो कांग्रेस में वो अपने कार्य क्षमता के आधार पर जाने जाते हैं। तो ऐसे आरोप लगाना तो वो मूर्खतापूर्ण काम है और वो कर रहे हैं, तो ये हंसी के पात्र हैं। दूसरी बात आपने जो बोली कि आपका दूसरा सवाल क्या था? बाहरी लोगों को टिकट देना। हाँ, बाहरी लोगों का। अब कन्हैया कुमार पूरे देश के स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। कैसे बाहरी? दिल्ली में अगर उनको टिकट दिया है तो वो दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक, यूपी तक सब जगह जाते हैं। इस हिसाब से तो हेमा मालिनी को मथुरा से टिकट देने की क्या जरूरत है? वो तो बॉम्बे में काम करती है, बॉम्बे से टिकट देना था। कंगना को मेरठ से क्यों टिकट दिया? तो ये तो कोई सवाल नहीं होता। जो स्टार प्रचारक या बड़े नेता हैं कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध नहीं कर रहे ना, कांग्रेस के कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के बैक हैंड से कुछ लोग शामिल होकर ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। कांग्रेस में अगर विरोध होता तो कन्हैया कुमार को इतना समर्थन नहीं मिलता। उन्हीं के क्षेत्र में जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत के आएंगे तो नतीजा बताएंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? आपने दिल्ली में आज ये पूरा मामला देखा भी, किस तरह कन्हैया कुमार के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अनुराग जी की जाए। हाँ, देखिए, अगर कन्हैया कुमार जी की बात की जाएगी तो ये है कि आप अगर उनका इतिहास देखें, 2019 में उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा, वो भी सीपीएम के टिकट पे, लेफ्ट पार्टी के टिकट पे। उसके बाद आज वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से कांग्रेस की टिकट पे गठबंधन के साथ। अब ये जो है, ये बाहरी का मामला, ये कोई गलत बात नहीं है। ये असल में ये बाहरी तो दिल्ली के तो ये नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। और अब मैं आपको एक अंदर की और बात बताता हूँ कि जैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की घोषणा हुई, उसके बाद जो है कांग्रेस को 3 सीट मिली। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो टिकट चाहने के और चुनाव लड़ने के उत्सुक हुए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आम आदमी के साथ मिलके अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार टफ फाइट होगी और जीत भी सकते हैं, जीतने की भी अच्छी खासी संभावना है। तो इसीलिए अगर आप देखो, सिर्फ अरविंदर सिंह लवली जी के जाने की भी एक वजह ये भी है कि अरविंदर सिंह लवली जी को टिकट नहीं दिया गया, जबकि वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे इस बार दिल्ली से। तो अरविंदर सिंह, और उसके अलावा अगर मैं आपको चांदनी चौक की सीट की बात करूं तो चांदनी चौक सीट से जो है इनकी अलका लांबा चुनाव लड़ना चाह रही थी कांग्रेस के टिकट पे, पर अलका लांबा को भी टिकट नहीं दिया गया। तो ये जो है असली जो एक तो जो बातें न्यूज में आती हैं, खबरों में, और जो ये कहा जाता है और जो असल बात होती है उसमें कुछ फर्क होता है। तो असल बात यही है कि लवली जी का ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो गया इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की घोषणा तो 2 महीने पहले ही हो गई थी, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे तो भी ये समर्थन में उतरे थे अरविंद केजरीवाल जी के और भाजपा सरकार के खिलाफ। तो जो है, ये अंदर की बात यही है कि ये टिकट चाह रहे थे, ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बट टिकट नहीं मिलने के कारण और
इन्होंने छोड़ दिया और जो है इनके घाव पे नमक और इनको जो मिर्ची लगी वो इसलिए लगी कि कन्हैया कुमार जी दिल्ली के नहीं है और बिहार के हैं और फिर भी उनको दिल्ली में टिकट दे दिया गया। चलिए ठीक है। एनपी सिंह जी, जो दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा चल रहा है, जो इनके अंदर कलह चल रही है, इससे बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है वहां पर? क्योंकि 7 सीटें वहां पर हैं और गठबंधन में 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 4 पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन 3 सीटों पर भी इनकी विचारधारा एक नहीं मिल पा रही है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का और आम आदमी का सवाल है, वो आपस में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या उनकी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 7 की 7 सीट पूरी दिल्ली में जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, उनकी लड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने काम से लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में काम करती है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, हम उसी के हिसाब से वोट मांगते हैं और हमें पूरी तरह से लगता है कि वो लड़ें मिलें कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों आज भी दिल्ली में ले जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर हमारी जो जनता है उसको नजर आते हैं प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि देश की राजनीति नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिपेंड करती है। पूरे दुनिया के अंदर आज भाई नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज की डेट में समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें फर्क पड़ता है अपने काम से। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी, वोट मिलेंगे। अच्छा काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी आज भी 7 की 7 सीटों को जीतने के लिए पूरी तरह से हम निश्चित हुए बैठे हैं कि हम जीत जाएंगे। चलिए ठीक है। सुधीर जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान दोनों ने जो पार्टी से दूरी बनाई है कांग्रेस से, अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाई है, या कुछ ना कुछ वजह जरूर रही है जो इनको निराशा लगी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो वाकई में विरोध करने के लिए उतरे हुए हैं इन दोनों प्रत्याशियों का, कन्हैया कुमार और उदित राज का? देखिए पुष्पेंद्र जी, जो मेन मुद्दा है इस पूरी प्रकरण में वो है टिकटों का जी। क्योंकि जैसे ही कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया और इनकी जो चाहत थी कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए वो पूरी नहीं हुई। दूसरे, क्योंकि गठबंधन के बाद में काम करने में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर लवली जी, उनको उसमें उतनी सहूलियत या उतना उनका जो रुतबा है वो कम हुआ है। तो वो दोनों चीजों से उन्हें लगा कि जितना काम और जितना महत्व उन्हें दिया जाना चाहिए था लोकसभा चुनाव में वो नहीं मिल रहा है। और क्योंकि उनका पुराना वो मंत्री रहे हैं काफी लंबे समय दीक्षित जी के साथ में, तो उन्हें लगा कि इससे मैं अलग हो जाऊं जिम्मेदारी से, कल को अगर कोई कुछ नीच होती है चुनाव में तो वो ठीकरा जो है वो मेरे सिर पे ना फोड़ा जाए उसका। मुझे इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम नजर आता है। जी राकेश जी, जी, अब जो दिल्ली में ये कलह चल रही है, जो अनबन चल रही है, आपको लगता है कि ऐसे में कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ये जो कला है ये नेताओं का डेवलप करा हुआ सीन है। ये कार्यकर्ताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, गठबंधन के अपने नियम अपने धर्म होते हैं। गठबंधन से कोई दिल्ली के लिए नहीं है, वो पूरे देश में हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। कुछ राज्यों में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं हो, लेकिन लोकसभा को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन में जो भी दल है सब शामिल है। कई जगह सीट हमें मिली है, नहीं मिली है, असंतोष होता है, विरोध होता है, ये सब एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन दिल्ली के जो वोटर हैं वो वोट किस आधार पर करेंगे, ये दिल्ली के वोटरों को तय करना है। जो उम्मीदवार, कांग्रेस के 3 उम्मीदवार हैं, आप पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं, और सामने बीजेपी के 7 उम्मीदवार हैं। अब मोदी जी ने कितना काम करा है, कितना नहीं करा है, सबको पता है। सभाओं में क्या बोल रहे हैं ये भी मालूम है, किस एजेंडे पे बात कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। विकास के एजेंडे पे बात हो रही है नहीं हो रही ये भी सबको पता है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। तो दिल्ली की जनता वैसे भी समझदार है। अगर वो सिर्फ मोदी जी को ही चुनना चाहती है तो विधानसभा में भी मोदी जी को दे चुकी होती है। तो मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा में नतीजे चुकाने वाले आएंगे और एक बहुत बड़ा फेरबदल देश में होने जा रहा है। नहीं, एनपी सिंह जी तो बोल रहे हैं कि 7 की 7 सीटों पर बीजेपी दोबारा
दावा ठोकेगी, दोबारा कब्जा करेगी? देखिए, बोलने में तो क्या है, बोलने में तो मैं भी सांसद के साथ सीट बोल सकता हूँ, लेकिन हकीकत में जो मतदान प्रतिशत है आप देख रहे हैं 2 चरण में, आप तो साथ में लड़ी नहीं रहे, बोलेंगे कैसे? प्रधानमंत्री जी की भाषा आप देख रहे हैं, जिस तरीके से भाषा उनकी बदलती जा रही है, हिंदू मुस्लिम मंगल सूत्र कहाँ तक चले गए हैं। कभी किसी का एक बयान की एक लाइन ले आते हैं, जबकि अपने एजेंडे अपने मैनिफेस्टो पे बोलते नहीं है, उसको बताते नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या करा है 9 साल में उन्होंने काम, ये कुछ भी नहीं बता रहे। तो इसका मतलब है कि घबराहट है, झल्लाहट है, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2 चरण उनके लिए गए, क्योंकि काफी मतदान कम हुआ है और वो सीधे सीधे उसका सत्तारूढ़ दल को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, और सीटें काफी कम उसमें होंगी। नहीं, मतदान तो वाकई में कम हुआ है। पहले चरण की बात करें, हम दूसरे चरण की बात करें और अपने वेस्ट यूपी की बात करें तो मतदान कम देखने को मिला है। तो एनपी सिंह जी, क्या लगता है, नुकसान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी को वोट और परसेंटेज अब भी सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे बिल्कुल फिक्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में काम कर रही है, अभी मेरे भाई हमारे कांग्रेस वाले कह रहे थे कि क्या काम किया है, सारी दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर से 371 को हटाना है, बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर पे काम करना, आज इतना बड़ा मंदिर बनकर तैयार हो गया देश के अंदर, जिस पे 500 साल से लड़ाई चल रही थी, उस समस्या का समाधान हो गया है, कितना बड़ा काम हुआ है। आज देश के अंदर गरीब आदमी को 2-2 बार राशन खाने के लिए मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के टाइम में कभी राशन नहीं मिला लोगों को। सर, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में पूरे देश की 80 करोड़ जनता को राशन महीने में 2-2 बार खाने के लिए मिल रहा है। आपकी सरकार ने बताइए कितना राशन दिया था खाने के लिए। आज कितने बड़े काम, आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर जितने हमारे भारत देश में एम्स बन चुके हैं, जितने बड़े बड़े हाईवेज बन चुके हैं, कभी आपकी सरकार में बने हैं क्या? पूरे हाईवे आज पूरे देश के अंदर कितने हमारे हवाई अड्डे बन चुके हैं। आप जेवर में देख लीजिए कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एयर हवाई अड्डा बनने जा रहा है, आप फिल्म बनने जा रही है, कितने उद्योग लग रहे हैं, आप देख सकते हैं इस चीज को। कभी भी कांग्रेस के टाइम में ये काम नहीं हो पाए हैं। ठीक, राकेश जी बोलिए। कुछ भी नहीं मालूम है इनको, और एक पढ़ाया भाषण बोल रहे हैं। हवाई अड्डे की संख्या बता दीजिए कितना बनाए सर, कितना क्राइम आपके टाइम में था, लूट होती थी, अपहरण उद्योग चलते थे आपके टाइम में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अपहरण नाम की चीज नहीं है। आज कानून व्यवस्था, कानून के अंदर रहकर हर एक आदमी काम करता है। नहीं, ठीक है, नहीं राकेश जी, अगर नहीं, ठीक है, हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। अभी तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कगार पर है, और ऐसे में अभी तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सीटों का चयन तक नहीं हो पाया। देखिए, अभी प्रक्रिया होती है, 7 चरण में चुनाव है जी। जब समय आएगा वो भी हो जाएगा। अब जरूरी तो नहीं है कि इसको 2 महीने पहले से डिक्लेयर कर दिया जाए कौन कहां से लड़ेगा। ये तो पार्टी लाइन तय करती है, पार्टी में मीटिंग होती है, प्रक्रिया होती है, होता है। वैसे दूसरी पार्टियों में भी होता है, तो ये तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अब राज सवाल आप सीटी और हैट्रिक बोल रहे हैं। सर, आपके नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, अमेठी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपके बड़े नेता। आपकी चुनाव लड़ने के लिए पहले से नाम डिक्लेयर किया जाता है, अभी तक आपके यहाँ से कोई नाम भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हिम्मत है, दक्षिण से चुनाव लड़ लेंगे। आप आइए ना, मैदान में लाइए अपने नेताओं को, लाइए तो सही। हमारे तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, तैयारियां चल रही हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। आपका तो नाम ही नहीं पता अभी कौन लड़ेगा। कोरोना में मंगलसूत्र बिका है लोगों का, कोरोना में लोगों का 1-1 रुपया बिका है, नोटबंदी में महिलाओं के पैसे घर से निकले। देखिए, नोटबंदी में आपने जो नंबर 2 का पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसे के ऊपर आज आइए, जो आपका नंबर 2 का पैसा था उसको रोका गया है नोटबंदी में। देखिए, रुपए की क्या दशा है ये देखिए। चलिए, ठीक है, की क्या स्थिति है ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिंदुस्तान की जनता खुश है, आज कांग्रेस को कोई याद नहीं कर रहा, कहीं कांग्रेस नहीं नजर आ रही है। आप समझौता करके 10-20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो, पूरे यूपी में 15-16 सीटों पर चुनाव लड़ पा रहे हैं आप लोग। कभी राहुल जी, ठीक है राकेश जी, ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बताना पड़ेगा कि 9 साल में क्या आप पूरे प्रदेश में 15-16 सीटों पर चुनाव लड़ पा रहे हैं। पूरे देश में 400 सीट लाने वाली कांग्रेस आज
50-55 सीटों पर सिमट कर रह गई है 2 बार से। राकेश आप जी, क्या आपके कहने यूपी से में हो क्या जाएगा? कर पाएंगे? आपके आपके कैंडिडेट ही किसी 15-16 आने के सीटों बाद पर में लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री विकास के बारे में बात करने को विकास तैयार नहीं, आपके कितने वाले सामने हुए? पूरे देश में नजर आ रहा है, बार-बार भारतीय हिंदू जनता मुस्लिम पार्टी पे का आते हैं, विकास। बार-बार मंगलसूत्र पे आते हैं। चलिए ठीक एक गाड़ी है छीन सुधीर जी, मैं लेंगे, आपके पास आना गाड़ी चाहूंगा। लेंगे, सूत्र का भी आपका ही ठीक है, है, ठीक है, ठीक है, सूत्र ठीक पे भी है, आपने ठीक है। बात की मुद्दे है। पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। ये कौन सी सुधीर जी, भाषा है? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। अभी आज ममता बनर्जी ने बोला है कि हम बंगाल के अंदर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी बंगाल के बाहर कांग्रेस को जितनी सपोर्ट हमसे चाहिए वो हम कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सीटों का चयन नहीं हो पाया है, जबकि अखिलेश यादव ने एक ही सीटों पर 3-3, 4-4 प्रत्याशी बदल दिए हैं। देखिए अखिलेश यादव जी की इनकी पार्टी है, उनका राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास, राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा। सुधीर जी से सवाल है। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये मैटर जो है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो बंगाल के बारे में है, ममता बनर्जी को सबसे पहले अपना जो स्टेट है उनका बंगाल, उसको देखना है। अब चूंकि वहां पे उनकी जो मेजर प्रतिद्वंदी रही है वो कांग्रेस भी रही है और बीजेपी भी रही है। अब लोकसभा चुनाव में वो चूंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई मैं सब सीटों पे लड़ेंगे, तो इसलिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कांग्रेस का साथ दें। तो ये एक तरीके का टैक्टिकल मूव है। दूसरा क्वेश्चन था आपका जो अमेठी और रायबरेली के बारे में है। वहां पे चूंकि बीजेपी अपने कैंडिडेट ले आई है, तो कांग्रेस इस चीज का इंतजार कर रही है कि किस तरीके से वहां राहुल जी तो पहले ही लड़ रहे हैं वायनाड से। अब रही बात प्रियंका जी की कि वो कैसे उतारेंगे इनको रायबरेली में या अमेठी में, ये एक तरीके की स्ट्रेटेजी है इनकी कि लास्ट टाइम पे डिक्लेयर करेंगे और जो वहां पे इनके सपोर्टर्स हैं उनको इकट्ठा करके और एक तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस इस्तेमाल करती रही है पहले भी। तो ये टोटल मिला के जो रणनीति है दोनों की पार्टियों की, बीजेपी की भी, क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में भी, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास कैंडिडेट की जो फहरिस्त है वो उन्होंने डिक्लेयर कर दी। तो अब ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है अपने पत्ते खोलेगी और अपनी रणनीति जो उन्होंने न्याय का अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसके अनुसार चुनाव में कैंडिडेटों को उतारेगी। ठीक है अनुराग जी, आपको क्या लगता है दिल्ली की 7 सीटों पर जिस तरीके से आपने आकलन किया है, अब की बार बीजेपी को लॉस हो सकता है या पहले से ज्यादा किसी ना किसी सीट पर बीजेपी का फायदा हो सकता है? देखिए पिछली बार तो भाजपा ने 7 में से 7 सीटें जीती थी जी, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछली बार इन्होंने अलग अलग लड़ा था जी। ठीक है, और अगर आप देखिएंगे तो चांदनी चौक की जो सीट है वहां पे कांग्रेस लड़ रही है गठबंधन के खाते से, और वहां पे जो है ये मजबूत स्थिति में है कांग्रेस जीत सकती है चांदनी चौक की सीट जी। उसके अलावा भी बाकी की 6 सीट पे भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जो लोग हैं वहां पे एंटी इनकम्बेंसी भी है। ये जो है लोग खुश नहीं थे ये एमपी बीजेपी के एमपी के प्रदर्शन से या काम से, इसलिए उन्होंने काफी सारे 5 कैंडिडेट भी बदल दिए 7 में से। तो इसलिए इस बार मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर रहने वाली है, और जो है 2 से 3 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। करीब 4 से 5 सीट बीजेपी जीत सकती है और 2 से 3 सीट गठबंधन जीत सकती है। एनपी सिंह जी, अभी 2 चरणों का चुनाव हुआ है, उसमें भी समीकरण यही बयां कर रहे हैं कि बीजेपी को पहले के मुकाबले कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अब अनुराग जी का जो आकलन है वो बता रहे हैं कि 1-2 सीट का नुकसान वहां से भी बीजेपी को हो सकता है। देखिए ये अनुराग जी का आकलन है, हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी का और हमारे लोगों का आकलन ये नहीं है। हम लोग देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, अभी मेरे भाई कह रहे थे कांग्रेस वाले कि हेमा मालिनी से कंपेयर कर रहे थे कन्हैया लाल को। कन्हैया और कहाँ हेमा मालिनी जी? 10 साल से हेमा मालिनी जी मथुरा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बुढ़ा उन्होंने वहां पर 10 साल से काम कर रही है। ये टुकड़े गैंग के आदमी को आप उनका कंपेरिजन कर रहे हैं। कन्हैया कुमार टुकड़े
या वो जानती नहीं आदमी है, उसने बात यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की है। ऐसे आदमी को दिल्ली की जनता बर्दाश्त करेगी? ऐसे आदमी को दिल्ली की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हेमा मालिनी जैसी मुकाबले पे कन्हैया लाल नहीं हो सकता। कन्हैया लाल उस नहीं हो सकता, एक सम्मानजनक आदमी नहीं हो सकता जिस तरह से उन्होंने काम किया है। हेमा मालिनी जी अपने आप में एक नेता है, उन्होंने 2 बार वहां की सांसद रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव है, जनता चुनाव करती है, अच्छे लोगों का चयन करती है, अच्छे लोगों का चुनाव करने के लिए जनता वोट डालती है। ऐसे लोगों का कभी जनता नहीं करेगी जो देश के की बात करता हो। कोई वोट नहीं डालेगा ऐसे किसी को भी ले आइए, किसी आतंकवादी को उठा कर टिकट दे दीजिए, हमें उससे कोई गुनाह नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता वोट डालकर वोट डालेगी और ऐसे लोगों को कभी दिल्ली की जनता जैसे कि आप नेताओं को लेकर आ रहे हो, चाहे वो उदित नारायण जी हो, चाहे वो कन्हैया कुमार जी हो, चाहे कोई ऐसे नेता हो जो देश के दुश्मनी की बात करेंगे, देश में टुकड़े की बात करेंगे, देश के लोगों के विश्वासघात की बात करेंगे, ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता बिल्कुल वोट नहीं देगी। और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को 700 सीट जिताकर भेजेगी, आप देखते रहिएगा। जो विचारधारा है वही देश की दुश्मन है। आपकी विचारधारा को लेकर आ रहे हैं, आपकी विचारधारा सबको नजर आ रही है, देश का क्या भला करेगी सर? आपकी विचारधारा पूरी दुनिया देख रही है, लोगों को आप लेकर आ रहे हैं। मंगलसूत्र छीनना ये तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, राकेश जी। हिंदू मुस्लिम करते हैं चुनाव जीतने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम ऊंचा किया है, देश का नाम रोशन किया है, देश में बड़े काम किए प्रधानमंत्री ने। ऐसा काम कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया जो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जरा ये तो बताइए, कुछ सत्य अगर है भारतीय जनता पार्टी में, पूरी दुनिया देख रही है, तो बिल्कुल खुल के मंचों से बताइए। आज 400 सीट लेकर कांग्रेस आती थी, आज देश और प्रदेश में कहीं कांग्रेस का वोट नहीं रह गया, कहीं आपके नेता नहीं रह गए, कहीं आपकी कितनी संख्या गिनकर बताइए ना देश के अंदर। राजस्थान में आप पूरी तरह साफ हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह साफ हो गए। आपका एक एमपी और एक एमएलए उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक एमपी और एक एमएलए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर है। आपने पूरा साफ कर दिया उत्तर प्रदेश को। वो कुछ घबराए घूम रहे पूरे देश। सर मैं वही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक एमपी और एक एमएलए आपका है। कभी बातें करते, कभी कुछ बातें करते, उन्हें यकीन नहीं है कि उनका क्या होने वाला है। और बाकी बीजेपी के नेता रास्ता देख रहे हैं, ठीक है, के अंदर आए। ठीक है राकेश जी। सर आपने यूपी को सफाया कर दिया, कांग्रेस मुक्त, चलिए ठीक है, से मुक्त हो गए आप पूरी तरह से। ठीक है राकेश जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा। अभी जब दीपक बाबरिया जी ने पूर्व विधायकों की और विधायकों की बैठक बुलाई थी, उसी टाइम राजकुमार चौहान को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तभी से कन्हैया कुमार का भी विरोध होने लगा था। अब 7 सीटों में से आपके खाते में 3 सीटें हैं, 3 सीटों पर भी अगर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या पूर्व विधायक किसी कैंडिडेट का विरोध करते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का आला कमान को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। क्यों आपस में पार्टी में मतभेद किया जाए? देखिए, तीनों सीट हम जीत रहे हैं, पहली चीज। और आप जिनका नाम ले रहे हैं वो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखाना ही था। उनसे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ स्ट्रेट है। कल जाते उनको आज जाए, उससे कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा बेस कैडर वो नहीं है। ऐसे लोग जो कांग्रेस के दम पे बने, कांग्रेस का उपयोग कर रहे हैं और आज आके कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और दिखाया भी है। तो दीपक बाबरिया जी ने जो भी निर्णय करे और कांग्रेस हित में करें, व्यक्तिगत हित में नहीं करें, इसलिए कांग्रेस वहां तीनों सीटें जीतेगी। लेकिन आज पी चिदम्बरम जी ने भी बोला है कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा अर्थव्यवस्था में। देखिए, इसके मामले में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनका क्या स्टेटमेंट है, मैंने सुना नहीं जी। लेकिन जो भी स्थिति बनेगी, ये चुनाव के बाद पता चलेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि देश मोदी मुक्त हो जाएगा। अब की बार आपको लगता है कि अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार चली जाएगी? मोदी मुक्त हो जाएगा। किसी का विरोध बीजेपी से नहीं आया, मोदी से विरोध है, वो अहंकार से विरोध है, उस घमंड से विरोध है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे साथ इस
खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।